Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is a quote which reads like lending hands to someone is better than giving a dole. ये जो टॉपिक है दिस कुड बी यूजफुल इन एसे राइटिंग ऑफ कोर्स एथिक्स पेपर में भी इसका यूज हो सकता है। तो अगर इस आर्टिकल को या इस कोट को इस कोट को अगर हमें समझना है, इलाबोरेट करना है, तो इस थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड टू स्ट्रीमलाइन या रेगुलेट द गवर्नेंस इन आवर कंट्री। संविधान के जो कोर आइडियाज हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मेनली फाउंड इन द प्रियम्बल प्लस पार्ट 3, that is fundamental rights, part 4 DPSP, and then part 4A fundamental duties. अगर हम फोकस करें प्रियम्बल पे और DPSP पे, तो वहां पे आपको एक की आइडिया देखने को मिलेगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। वो बात अलग है कि प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट वर्ड काफी बाद में इंसर्ट किया गया एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बट अगर आप बाकी फीचर्स देखें संविधान के, तो सोशलिस्ट आइडियाज काफी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, दो द वर्ड सोशलिज्म वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल अर्लियर इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट। क्यों मैं कह रहा हूं कि सोशलिस्ट आइडियाज पहले से काफी प्रोमिनेंट थे? दैट कुड बी वेरी क्लियर इफ वी सी द डीपीएसपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4। उसको डीपीएसपी में जितने भी डायरेक्शंस हैं दे आर फॉर द गवर्नमेंट। तो डीपीएसपी के जितने भी डायरेक्शन है दे कुड बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 पार्ट्स: सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आप देखिए वेलफेयर ऑफ स्टेट एंड ऑल सारी बातें हैं। आर्टिकल 39 इज मेनली एम्फेसाइजिंग, इन सारे सोशलिस्टिक में भी आर्टिकल 39 इज द कोर, जो सोशलिस्टिक आइडियाज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से डायरेक्ट करता है भारत सरकार के लिए। आर्टिकल 39 में ही लिखा गया है कि देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देयर शुड बी इक्विटेबल डिवीजन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी एंड ऑल। तो मुद्दा यह है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर द कोर। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको कैसे बिल्ड करना है कि भारत के संविधान में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। और सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का मुख्य गोल क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का डेफिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है, ये वर्ल्ड बैंक का भी दिया हुआ डेफिनेशन है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एंश्योर्स दैट पेस एंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ रिमेन्स इक्विटेबल। भारत के अंदर आज के डेट में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज इंक्लूसिवनेस इन दैट ग्रोथ। हमारे देश में ग्रोथ तो है अच्छा खासा, यू सी वी आर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड सून वी विल बी बिकमिंग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। But at the same time, we are having world's largest number of poor as per World Bank poverty line. We are very low rank in global hunger index. I think 111 rank था हमारा global hunger index में. So this is known as poverty paradox, a paradoxical situation. We are 5th largest economy, soon to become 3rd largest. At the same time, how can there be such a huge number of poor population? How can we be so laggard as far as hunger is concerned? इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसका मुख्य गोल होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ, वो पूरी तरीके से हमारे देश के अंदर या हमारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम का आउटकम निकल करके नहीं आ पा रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ इज बेसिकली द नीड ऑफ द आवर। द नीड ऑफ इंक्लूसिवनेस इन ग्रोथ इज यूनानिमस। सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए। दैट एवरीवन विल एग्री कि इंक्लूसिवनेस चाहिए। ये कंसेंसस से हम सब अग्री करेंगे कि हाँ, ग्रोथ के अंदर इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। लेकिन कैसे आएगा इंक्लूसिवनेस इन द ग्रोथ, उसको लेकर के डिस्प्यूट है। कई सारे अप्रोच प्रपोज किए गए हैं रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, बट जो दो मेन अप्रोच है इंक्लूसिव ग्रोथ को अटेन करने के लिए, वो है वेलफेयर अप्रोच एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच।
इस समाज में अगर इंक्लूसिवनेस ना लाए ग्रोथ में, यानी कि बेनिफिट ऑफ ग्रोथ इफ इट हैज टू बी इंश्योर्ड कि उसको सबको फायदा हो इस ग्रोथ का, तो सरकारों को वेलफेयर अप्रोच लेना होगा। इसके अंतर्गत कई सारे वेलफेयर मेजर्स लाए जाने होंगे। वेलफेयर मेजर्स की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू सी, भारत सरकार के लेवल पे एमजी नरेगा कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेलफेयर इनिशिएटिव, क्योंकि एमजी नरेगा के अंदर स्किल वर्क तो है नहीं, जो भी एसेट्स बनते हैं उनको ड्यूरेबल तो है नहीं। आपको आगे मैं बताऊंगा आंसर राइटिंग के दौरान इसी में कि देयर वाज अ पेपर पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिस्ट जगदीश भगवती एंड अरविंद पांगरिया, जहां उन्होंने कहा कि सरकार गरीब लोगों को एमजी नरेगा के अंतर्गत 1 रुपया ट्रांसफर करने के लिए 5 रुपया खर्च कर रही है, क्योंकि एमजी नरेगा के अंतर्गत जो भी एसेट्स क्रिएट होते हैं दे आर नॉट ड्यूरेबल। मान लीजिए कि कोई कच्चा रोड बनाया, अगली बारिश में धुल जाता है। 100 दिन का अनस्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड लोग कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसेट तो बना नहीं सकते। वैसे ही स्टेट लेवल पे अगर बात की जाए तो वेलफेयर स्कीम का एग्जांपल हो सकता है और अरुणोदय स्कीम बाय असम गवर्नमेंट। तो एक तरीका इंक्लूसिवनेस लाने का कई सारे लोग प्रपोज करते हैं, ये वेलफेयर अप्रोच। दूसरा तरीका जो प्रपोज किया जाता है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच, कि जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी कैपेसिटी पे काम किया जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि अपने आप लोगों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो। लुक, दोनों का मैं एग्जांपल देता हूँ। स्किल डेवलपमेंट का एग्जांपल हाल फिलहाल में मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर एनालिसिस में, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम में क्या होगा, ड्रोन्स दिए जाएंगे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ड्रोन को मेंटेन करना रिपेयर करना भी सिखाया जाएगा। विश्वकर्मा स्कीम जहाँ पे आर्टिसंस की ट्रेनिंग होगी, स्किल डेवलपमेंट होगी। तो दीज आर एग्जांपल ऑफ स्किल डेवलपमेंट जिससे इनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी। भारत नेट स्कीम 2023, इसके अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है रूरल एरियाज में भी। तो इससे क्या है, अर्बन एरियाज में बैठे बैठे लोग कई सारी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर पीपल सिटिंग इन रूरल एरियाज एज वेल एज अपोजिट इज ऑल्सो पॉसिबल। रूरल एरियाज में बैठे बैठे लोग काफी सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोई बिजनेस रन कर सकते हैं with help of the infrastructure created. So the moment infrastructure is created, it augments the capacity of people in that region. तो कैपेसिटी अगर डेवलप किया जाए तभी जा करके लोगों का सच में फायदा हो सकता है, सिर्फ उनको वेलफेयर देने से फायदा नहीं होगा। तो जो लोग भी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच को सपोर्ट करते हैं वही ये कोट का इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेटली, लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। उसको आपको सिखाना होगा, उसको आपको काबिल बनाना होगा रादर देन जस्ट गिविंग समथिंग टू सरवाइव। तो इंक्लूसिव ग्रोथ के दो मेन अप्रोच है, वेलफेयर अप्रोच, कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। अभी जो लोग भी वेलफेयर अप्रोच को सपोर्ट करते हैं उनका क्रिटिसिज्म करते हैं, वेलफेयर अप्रोच का क्रिटिसिज्म कम्स फ्रॉम द पीपल हु सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। तो जो क्रिटिसिज्म है वेलफेयर अप्रोच का वो यही है कि वेलफेयर अप्रोच लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीबीज, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। वेलफेयर के चक्कर में क्या होता है, अभी हाल फिलहाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो फ्रीबीज ही है। रेवरी कल्चर बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो वेलफेयर के नाम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर जो पावर में है, जिनकी सरकार है, वो लोगों को वेलफेयर के नाम पे फ्रीबीज बांटती हैं इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसके कारण से ओवरऑल सरकार के ऊपर अनसस्टेनेबल उधार भी बढ़ता जाता है। हाल फिलहाल में आपको पता है आरबीआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, 12 स्टेट गवर्नमेंट्स ने फैसला किया कि दे विल गो बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू गो बैक टू देयर ओल्ड पेंशन स्कीम देन इट विल कॉम्प्रोमाइज विद देयर एबिलिटी टू ब्रिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। तो जो लोग भी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच को सजेस्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये वेलफेयर अप्रोच से लॉन्ग रन में कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये फिर कोट इस्तेमाल करते हैं, लेंडिंग हैंड्स टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। या दूसरा कोट, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आपकी सच में किसी की मदद करनी है तो आप किसी को खाने के लिए मत दे, आप उसके लिए उसको आत्मनिर्भर बनाएं। उसको मछली पकड़ना ना सिखाएं, उसको मछली ना दें सीधा सीधा, उसको मछली पकड़ना सिखाएं। दैट इज द आइडिया ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच।
लेकिन वेलफेयर अप्रोच वाले फिर क्रिटिसाइज करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच का। वो कहते हैं जिस देश में इतनी गरीबी है, बैकवर्डनेस है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, वहां पे सर्वाइवल अपने आप में एक चैलेंज है। आदमी जिंदा रहेगा तब तो ट्रेनिंग लेगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा। यहाँ से लोगों की हालत खराब है, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। इसमें भी एक एग्जांपल हमने देखा जब हमने मूडीज का रिपोर्ट देखा था रिगार्डिंग आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की जान चली गई झारखंड में बिकॉज ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, बिकॉज जो आधार बायोमेट्रिक सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया। ये मूडी का एक रिपोर्ट हमने देखा था। तो वहां से हमने ये आइडिया निकाला कि झारखंड में कुछ लोगों की बस इसलिए मौत हो गई क्योंकि उनका आधार बायोमेट्रिक डिटेल ऑथेंटिकेशन हो नहीं पाया और उस कारण से उनको फूड ग्रेन नहीं मिल पाया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो जो लोग भी वेलफेयर अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, देश है कि भैया आप किसी को फिश पकड़ना तो तब सिखाओगे ना जब उसका पेट भरा हो। वन कैन टीच अ मैन टू फिश ओनली इफ द मैन इज फेड इनफ टू लर्न। अभी भूखे पेट आप किसकी ट्रेनिंग करोगे? अभी जहां जिस देश में गरीबी बहुत है वहां पे आप स्किल सेंटर खोलोगे, जहां पे लोगों को खाने को नहीं हो वहां पे आप उनका ट्रेनिंग कराओगे। दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमारा किस तरह का स्टैंड होना चाहिए? आवर स्टैंड शुड बी सिंपल, जो हमारी मौजूदा सरकार कर रही है उसी स्टैंड को मोरलेस जस्टिफाई करना है। तो द राइट अप्रोच वुड बी टू bring the right mix of both the approach in order to ensure inclusive growth। सिर्फ वेलफेयर से भी नहीं होगा, सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग से भी नहीं होगा। तो आई जस्ट होप कि मैं आपको थोड़ा सा तो कम से कम बता पाया हूं कि कैसे अपने एसे राइटिंग में एक लॉजिकल फ्लो बनाया जाता है। हमने जैसे ये देखा ये कोट, रादर देन डायरेक्टली जंपिंग टू द कोट, ऐसे में हमारे पास मौका रहता है थोड़ा सा बैकग्राउंड बिल्ड करके आने का। तो हमने संविधान की बात की, संविधान के की आइडियाज की बात की, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात की, डीपीएसपी, प्रियम्बल, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को ले आए। इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद हम ले आए कि कैसे होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, और फिर इंक्लूसिव ग्रोथ में वेलफेयर अप्रोच बताया, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच बताया, और फिर कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच वाले कैसे क्रिटिसाइज करते हैं वेलफेयर अप्रोच के सपोर्टर्स को, उस कॉन्टेक्स्ट में इस कोट को जस्टिफाई किया। इसमें जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उसी के बेसिस पे अच्छा खासा आंसर लिखा जा सकता है। फ्रीबीज हमने पढ़ा है, रेवरी कल्चर, ये मूडीज वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये भी हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा है। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ आया कि लॉजिकल फ्लो क्या होता है, कैसे एक के बाद दूसरी बात आनी चाहिए, फिर तीसरी आनी चाहिए। जिन लोगों को मैं एथिक्स पढ़ा चुका हूँ इंक्लूडिंग द फिलोसोफर पार्ट चैप्टर 5, उनको मैंने कराया है द डिबेट ऑफ लॉजिक, रॉल्स, अमर्त्य सेन। वो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द डिबेट बिटवीन द थ्री, दैट इज बेसिकली द सेम आइडिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि एमजी नरेगा, जगदीश भगवती, अरविंद पंगारिया का ये रिपोर्ट, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे 5 रुपया खर्च हुए इन ऑर्डर टू ट्रांसफर जस्ट 1 रुपी अंडर एमजी नरेगा। So these people are against the idea of welfare schemes because they believe welfare schemes are economically not feasible or viable option. You can mention the issues of freebies and then in the conclusion part, of course, you must write कि there is a need of right mix of welfare and capacity building। तो इस ऐसे को आप अटेम्प्ट कीजिए, 400 से 500 वर्ड्स में ही लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। और फाउंडेशन स्टूडेंट्स तो पोर्टल पे सबमिट कीजिए, चेक करके हम लोग देखते हैं कि आपके आंसर में लॉजिकल फ्लो है कि नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, आंसर के अंदर दो ही चीजें होती हैं, लॉजिकल फ्लो और कंटेंट। कंटेंट के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, न्यूज़पेपर एनालिसिस की चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है और उसी से आप अपने आंसर्स बनाइए। और लॉजिकल फ्लो के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ कोर्स लॉजिकली। The board work I have shared, but I don't know why it is not visible here. I will uh, add it in the final PDF. The next topic is Viksit Bharat Sankalp and Kasi Tamil Sangam। This topic is important from our syllabus GS paper to governance point of view। देखिए करंट न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए, जो उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहां से उन्होंने दो इवेंट्स की शुरुआत की, विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड काशी तमिल संगम। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका क्या पर्पस है? तो इसका मुख्य मकसद है कि देश के अलग अलग जगहों पे, पूरे देश के कोने कोने में जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं अलग अलग, जैसे कि
आयुष्मान भारत स्कीम, उज्ज्वला योजना, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम स्वनिधि स्कीम, इनके रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही मुख्य गोल है, रीच आउट टू द वल्नरेबल हु आर एलिजिबल अंडर वेरियस स्कीम्स। अलग अलग स्कीम्स का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया जाए, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट की जाए। बेनिफिशियरी से इंटरैक्ट किया जाए, जिन जिन लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम से फायदा हुआ है उनसे बातचीत की जाए और उनके आइडियाज को शेयर किया जाए। अंडर अ प्रोग्राम मेरी कहानी मेरी जुबानी, एंड देन इनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी, जो लोग भी किसी स्कीम के अंतर्गत बेनिफिशियरी होने चाहिए लेकिन उनको अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा उस स्कीम का, तो उनको उस स्कीम के अंतर्गत इनरोल किया जाए। दैट इज द गोल ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा। दूसरा जो इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया वो है काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम जो है लास्ट ईयर ही शुरू किया गया था। इसका मुख्य गोल है कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, लोगों के बीच में कल्चरल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाए, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर वाराणसी से कुछ लोगों को भेजा गया है साउथ इंडिया में। अर्लियर टाइम्स में एंशियंट इंडिया में देयर वाज गुड कनेक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, उसी को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है अंडर काशी तमिल संगम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूएनएससी कि व्हाई ओनली 5 कंट्रीज हैव वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो जरा समझते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस क्या है आप जानते हैं। इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1945 राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। दुनिया के 193 कंट्री जिसके मेंबर हैं, इसलिए दिस मेक्स इट द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। पैलेस्तीन एंड वेटिकन सिटी हैव गॉट ऑब्जर्वर स्टेट। तो पैलेस्तीन का ऑब्जर्वर स्टेट है यूनाइटेड नेशन में, ये याद रखना होगा, इस साल के लिए पीटी में इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का मुख्य गोल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना। दे वर क्रिएटेड, यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो मेनली वर्ल्ड वॉर जैसे चीजें दोबारा इतने मैसिव स्केल पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 6 बॉडीज आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाते हैं, एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट एलोकेशन होगा, और यहाँ पे फैसले होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग। और वोटिंग में वन कंट्री वन वोट का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। यूएन सेक्रेटेरिएट फॉर ऑल ऑफिशियल रिलेटेड वर्क, पेपर रिलेटेड वर्क। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इट इज अ जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कोई भी एक देश इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता है अगर, तो दूसरा मेंबर कंट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन उस पहले देश के खिलाफ इस आईसीजे में केस कर सकता है। तो देशों के बीच में अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, तो देन इन दैट केस आईसीजे कम्स इनटू पिक्चर। दैट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम है कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी स्पेशलाइज्ड बॉडीज हैं उनके साथ इंटरैक्ट करे और अलग अलग काम को डिस्चार्ज करे। जैसे कि इसी के साथ इंटरैक्ट करके यूनेस्को अलग अलग हेरिटेजेस, कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेजेस को आइडेंटिफाई करता है। यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल का मेन काम था कि जो देश उस वक्त आज़ाद नहीं थे जब यूनाइटेड नेशंस बना था, उनको धीरे धीरे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाना। अब ज़्यादातर देशों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल चुका है, दैट इज वाई यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नो लॉन्गर फंक्शनल। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है वो है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ग्लोबल स्केल पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। दैट इज वाई समटाइम्स इट इज नोन एज, और इट इज सेड ऑफन, यूएन इज यूएनएससी एंड यूएनएससी इज यूएन, कंसीडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, की यही है जो सो है। इस पूरे बात का मतलब यही है कि सरल बात यही निकल करके आती है कि भैया सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन पूरे यूनाइटेड नेशन के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। पूरा पूरा यूनाइटेड नेशन कैसे बना वो भी जरा देखते। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ तो इट सुक द कंसाइंस ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज, और उस टाइम के प्रेसिडेंट यूएस के वुड्रो विल्सन, उन्होंने फैसला किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, लीग ऑफ नेशन, जिसका काम होगा कि फ्यूचर में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। बट लीग ऑफ नेशन प्रूव्ड टू बी ए टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन, इट फेल्ड।
एंड दैट इज व्हाई यू नो कि वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा कैटेस्ट्रॉफिक वॉर लड़ा गया वर्ल्ड वॉर टू। इसमें काफी सारे लोग मारे गए एज कंपेयर टू वर्ल्ड वॉर वन। तो अकॉर्डिंगली अबाउट मोर देन 1.5 करोड़ सोल्जर्स डाइड। यही कारण है कि वर्ल्ड वॉर टू की कैटेस्ट्रॉफी को देखते हुए वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ही बीच में ही यूएस और यूके के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने मिलकर के फैसला किया कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो हम लोग मिल करके कोई एक ज्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो फिर इस तरह के वॉर को फ्यूचर में अवॉइड करेगा। और फिर 1941 में ही ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू इटसेल्फ एक अटलांटिक चार्टर रिलीज किया गया बाय यूएस एंड यूके। अटलांटिक चार्टर में मोटा मोटा प्लान रखा गया कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू हाउ अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन विल बी क्रिएटेड। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जापान वाज डिफीटेड आफ्टर दैट नागासाकी एंड हिरोशिमा बॉम्बिंग, वर्ल्ड वॉर टू केम टू एन एंड। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो ही रहा था एक एंड पे, तो 1945 में एज पर द प्लान बुलाया गया एक मीटिंग इन सैन फ्रांसिस्को, जहां पे अब यूनाइटेड नेशंस के बनाने की शुरुआत हुई। तो अटलांटिक चार्टर चार्टर में तो चर्चा हो ही गई थी, दोनों ने, चर्चिल ने और रूजवेल्ट ने मिलकर के फैसला कर लिया था कि ठीक है, वी विल बी क्रिएटिंग बेटर बिगर ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू लीग ऑफ नेशन। जब वर्ल्ड वॉर टू लगभग अपने लास्ट लेग में पहुंच चुका था, खत्म होने वाला था, जापान वाज अबाउट टू सरेंडर एंड ऑल, तो फिर सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग हुई। और सैन फ्रांसिस्को में फिर दुनिया के देशों ने, उसमें 51 देशों ने, 51 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इंक्लूडिंग इंडिया। इसी भारत उस टाइम में आजाद नहीं हुआ था, बट मोर और लेस अब ये क्लियर था कि भारत भी आजाद हो ही जाएगा, तो प्रोसेस वाज सेट ऑन। तो भारत की तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव वीटी कृष्णमाचारी एंड उसके अलावा 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि टोटल 51 देशों ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन का चार्टर साइन किया। These 51 countries are known as founding members of United Nations. India is one of them, and this is how United Nations came to existence on 24th October 1945. So that is why 24th October is considered as United Nations Day. अभी इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस बना। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन की, वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सारे जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट मैटर्स हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही देखता है। यूएनएससी के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं किसी भी वक्त। उसमें से 5 परमानेंट कंट्रीज हैं जिनको P5 कंट्रीज कहा जाता है, और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं जिनको 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट करके भेजा जाता है। और कोई भी फैसला जो होता है वो वोटिंग के बेसिस पे होता है, और वोटिंग में 9 कंट्रीज अगर कोई सजेशन सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट डिसीजन इज टेकन अप, एक्सेप्टेड। बट प्रॉब्लम बस ये है, या कंसर्न बस एक ये है कि दीज 5 परमानेंट कंट्रीज हैव गॉट वीटो पावर एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इफ एनी वन ऑफ देम reject any particular proposal, then entire other members of UNSC, if they vote in favor of that proposal, yet that proposal will not be accepted. अब ये एक बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न बनता जा रहा है। अब देखिए, इजराइल हमास की इतनी सीवियर वॉर चल रही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हो पा रहा है इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस वॉर। व्हाई सो? बिकॉज यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल एंड यूएस इज इनडायरेक्टली not allowing UNSC to put any limitations on Israel's offensive strike against Hamas, और यूएस वहां पे अपने वीटो पावर का मिसयूज कर रहा है। तो वीटो पावर का मिसयूज एक बड़ा मेजर कंसर्न होता जा रहा है। हर एक देश जो है, ये P5 कंट्री, यूएस, चाइना, यूके, रसिया, फ्रांस, दे आर मिसयूजिंग वीटो पावर फॉर देयर ओन सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि व्हाई डू ओनली परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ वीटो पावर? इसका कारण सरल है। देखिए, ये जो देश हैं, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद, इसमें से मेनली यूके, यूएस एंड यूएसएसआर, जो अब जाकर के रसिया बन गया है, 1991 तक तो यूएसएसआर था, ये लोग थे विक्टोरियस इन वर्ल्ड वॉर टू। और उसके बाद से इनका स्टेचर ग्लोबल स्केल पे काफी बढ़ गया, खासकर यूएस का।
और ये लोग मिल करके ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ऑफ कोर्स दे वांटेड सम स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर देमसेल्फ, and that is how they created the most important organ of United Nations in the name of United Nations Security Council, जहां इन्होंने अपने आप को परमानेंट मेंबरशिप दे दिया. एंड दिस इज हाउ दे क्रिएटेड एक्सक्लूसिव राइट फॉर देमसेल्फ. उसके अलावा फ्रांस को दिया गया, बिकॉज फ्रांस वाज आल्सो अलोंग विद देम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू अगेंस्ट जर्मनी. चाइना को क्यों दिया गया परमानेंट मेंबरशिप, उसको लेकर के काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह लीजिए आप हैं. चाइना को परमानेंट मेंबरशिप ऑफर इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस टाइम के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनका मानना था कि चाइना के अंदर जो इंटरनल सिविल वॉर चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टीज के बीच में, तो वही केएम थी, क्यूमिंग था. मैं पढ़ा चुका हूं, जब मैंने हांगकांग पढ़ाया था, तो चाइना के अंदर कैसे सिविल वॉर चल रहा था फॉर 40 इयर्स फ्रॉम 1927 टू 1949, आपको पता है, राइट. फिर कभी और चर्चा करेंगे. तो जब ये यूनाइटेड नेशन बन रहा था 1945 में, उस वक्त तक चाइना के अंदर एक सिविल वॉर चल रहा था. एक तरफ माओ जेदांग थे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, और एक तरफ थे क्यूमिंग तांग, तो नेशनलिस्ट पार्टीज. तो ये दोनों आपस में काफी कन्फ्लिक्ट कर रही थी, सिविल वॉर चल रहा था. चाइना वाज नॉट अ सेटल्ड कंट्री टिल देन, पूरी तरह से. 1949 में जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी बिकेम इमर्ज विक्टोरियस, और उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया जो आज तक चल रहा है चाइना में. तो माना जाता है कि जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बन रहा था, तो उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का काफी ज्यादा भरोसा था कि कम्युनिस्ट तो जीतेंगे नहीं, नेशनलिस्ट पार्टी जीतेगी. और ये नेशनलिस्ट पार्टी क्योंकि एंटी कम्युनिस्ट है, तो फिर ये यूएस के साथ मिल करके एंटी यूएसएसआर अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी. क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था और इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर शुरू हो रहा था. द यूएस एंड यूके नेवर वांटेड यूएसएसआर टू बिकम पावरफुल. तो P5 कंट्रीज ने अपने आप को दे दिया परमानेंट मेंबरशिप. उसमें से ये चार तो विक्टोरियस थे वर्ल्ड वॉर टू में, यूएस, यूके, यूएसएसआर एंड फ्रांस. जबकि चाइना को इस उम्मीद में दिया गया कि चाइना के अंदर नेशनलिस्ट जीतेंगे और फिर वो एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड लेंगे. इस चक्कर में यूएस ने चाइना को भी एंट्री दिला दी, जबकि हुआ बिल्कुल उल्टा. 1949 में कम्युनिस्ट जीत गए. ठीक है जी. तो जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, देखिए वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में होता क्या है. आप करते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम, लेकिन जस्टिफिकेशन आप कुछ मोरल जस्टिफिकेशन देते हैं. दैट इज व्हाट इज डन इन जनरली इन इंटरनेशनल लेवल. तो ये 5 देशों ने अपने आप को परमानेंट मेंबरशिप तो दे दी, बट व्हाट जस्टिफिकेशन दे गेव टू द अदर कंट्रीज. द जस्टिफिकेशन वाज सिंपल कि लुक, वी आर मोर रेस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल कंट्रीज, दैट इज व्हाई वी मस्ट बी गिवन परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तब जाकर के ग्लोबल स्केल पे इतना कोई मेजर वॉर को हम प्रिवेंट कर पाएंगे, बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल, राइट. इसी को लेकर के बार बार चर्चा होती है. आपको पता है कि हमारा देश भारत अक्सर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रीस्ट्रक्चरिंग की चर्चा करता है, एक्सपेंशन की बात करता है. वी वांट इंडिया टू गेट, और वी वांट इंडिया इनटू दैट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो किस ग्राउंड पे हम कंडेम करते हैं, हम किस ग्राउंड पे डिमांड करते हैं कि यूएनएससी का जो P5 कंट्रीज का जो परमानेंट ग्रुप है उसका एक्सपेंशन हो. उसके लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट पढ़ना होगा जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के 75वें सालगिरह में यूनाइटेड नेशन के मेन ऑफिस में दिया था. द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट टुडे चैलेंज विद आउटडेटेड स्ट्रक्चर. सो दिस इज आइडिया वेयर इंडिया creates entire argument for democratization of United Nations Security Council. It is an outdated structure. ठीक है, 1945 में you 5 people might be the responsible countries, but now many more powerful countries have emerged, many more responsible countries have emerged, especially India. So you have to change. Without comprehensive reforms, UN face a crisis of confidence. We need a reformed multilateralism. आप अगर जब समय के साथ नहीं बदलेंगे, if you reject the requirements of the day, then you will become an outdated, redundant organization. उसी कॉन्टेक्स्ट में अभी हाल फिलहाल में ये भी आर्टिकल आया है जहां एस जयशंकर साहब ने कहा है कि यूएनएससी इज एन ओल्ड क्लब. ये बूढ़े लोगों का पुराना आउटडेटेड आइडिया है.
भाई साहब, अगर आपको इसको सिग्निफिकेंट बनाना है तो आज की रियलिटी जो समझनी होगी, आज के डेट में रिस्पॉन्सिबल देशों में भारत का नाम सबसे पहले आना चाहिए. So even if the responsible countries were given permanent seat, so in current time, now this group must be expanded. India must be included into it. The next topic is about logistics performance index. This topic is important for my syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, लीड्स करके एक रिपोर्ट आती है हर साल. लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स. दिस इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बेसिकली इसमें देखा जाता है कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर लॉजिस्टिक्स कितना बेहतर है, उसके बेसिस पे स्टेट्स को स्कोर दिया जाता है और रैंक दी जाती है. तो लॉजिस्टिक्स, यू नो, इट्स अ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, द प्रोसेस इन विच गुड्स सर्विसेज और इंफॉर्मेशन आर सेंट इन अ प्लान्ड मैनर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो किस स्टेट में लॉजिस्टिक्स कितना अच्छा है, उसके बेसिस पे रैंकिंग दी जाती है. तो लॉजिस्टिक्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी. डॉक्टर रघुराम राजन हैज सेड सो मेनी टाइम्स कि इंडिया फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ 3L. फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन. द प्रॉब्लम ऑफ लेबर, तो लेबर लॉस के रिलेटेड रेगुलेशंस. द प्रॉब्लम ऑफ लैंड एक्विजिशन, एंड देन द थर्ड एल इज लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा होगा, तब जाकर के इकोनॉमी बूस्ट कर पाएगी. तो अलग अलग स्टेट्स की लॉजिस्टिक्स कैसी है, उसको देखने के लिए लीड्स रिपोर्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से. उसमें अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायरर्स. अचीवर्स वो हैं जिनका ओवरऑल स्कोर लॉजिस्टिक्स में 90% से ऊपर है. यहाँ पे 13 स्टेट्स हैं अचीवर्स कैटेगरी में, उसमें से हमारा स्टेट आसाम भी है. तो यू सी, लॉजिस्टिक्स में वी आर वन ऑफ द बेस्ट. कम इन दिस कैटेगरी, अचीवर्स कैटेगरी, असम. फिर आता है फास्ट मूवर्स कैटेगरी, जिनका स्कोर 80 टू 90% है. और फिर आता है स्पाइरर कैटेगरी, जिनका स्कोर 80% से कम है. इसके अंदर वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट्स आते हैं. तो ये एक बार के लिए आप देख लीजिए, अचीवर्स में कौन है, फास्ट मूवर्स में कौन है. सरप्राइजिंगली अचीवर्स में हमारा स्टेट आसाम है, फास्ट मूवर्स में महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स में पिछड़ता हुआ दिख रहा है एज कंपेयर टू असम. ये prelims practice question है with respect to this particular topic. Attempt this question and submit the answer in the comment section. इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदला है. यहाँ पे सवाल था मक्का, मैंने इसको कर दिया जेद्दा, क्योंकि ऑप्शंस मैंने, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ऑप्शंस मैंने ठीक से नहीं दिए थे, इस कारण से कोई भी सही आंसर निकल करके नहीं आ रहा था. सेम गोज ट्रू फॉर दिस. तो यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी 2 ओनली. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.